जो 2000 इग्नू 2020 का 21 का जो पेपर है उसका जो शिक्षण अधिगम और विद्यालय से रिलेटेड है, ये इसको हल सॉल्व करते हैं। और आप अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे और प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व करते चलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 56। RT अधिनियम 2009 में सभी बच्चों को निःशुल्क प्रवेश की जो परिकल्पना की गई है, इससे पूर्व जो प्रश्न आया था कि संपूर्ण भारत देश में जो RT अधिनियम कब लागू किया गया था, वो आया था हमारा 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। अब फिर वापस रिपीट हो गया क्वेश्चन कि RT अधिनियम 2009 में सभी बच्चों को निःशुल्क प्रवेश की परिकल्पना की गई है। वो कौन सा स्कूल है? सैनिक स्कूल, आर्मी स्कूल, पड़ोस के स्कूल या नवोदय स्कूल। तो जो RT अधिनियम कहता है कि हमारे पास में ही स्कूल होना चाहिए, यानी कि 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर स्कूल की स्थापना होना चाहिए RT अधिनियम का। तो ये कहता है पड़ोस की स्कूल की स्थापना की परिकल्पना करता है। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लर्निंग विदाउट बर्डन किसकी अध्यक्षता में एक समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट है? 57वें क्वेश्चन में प्रोफेसर अमृत देसाई, प्रोफेसर अमरीक सिंह या प्रोफेसर वेद प्रकाश या प्रोफेसर यशपाल। जो लर्निंग विदाउट बर्डन यानी कि बिना बोझ की शिक्षा, ये कौन सी समिति के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कहा गया है? बिना बोझ की शिक्षा। तो ये थी समिति यशपाल, प्रोफेसर यशपाल समिति। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये लीजिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 58 है। पोस्टर का मौखिक घटक क्या है? छवि, कैप्शन, ग्राफ या तालिका। जो पोस्टर है इसका जो मौखिक घटक होता है वो कैप्शन होता है। कैप्शन माना जाता है पोस्टर का मौखिक घटक कैप्शन। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 58 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 59 है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षार्थी विशेषता शिक्षण को सबसे अधिक प्रभावित करती है? यानी कि वह शिक्षार्थी यानी कि विद्यार्थी को ऐसी कौन सी विशेषता है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है? शिक्षार्थी का पूर्व अनुभव, शिक्षार्थी के माता पिता की शैक्षिक स्थिति या शिक्षार्थी का सहकर्मी समूह या फिर परिवार का आकार जिसमें शिक्षार्थी आता है। तो ऐसी कौन सी विशेषता है जो विद्यार्थी को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है? तो इसका हमारा सबसे स्पष्ट और ज़्यादा वाला आंसर है आने वाला वह शिक्षार्थी का पूर्व अनुभव। यदि बालक में पहले से ज्ञान रहेगा तो वो अपने नए ज्ञान को उससे जोड़ता हुआ आगे की नई योजना बनाता चलेगा। तो पूर्व ज्ञान सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें शिक्षण में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 60 वाला है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल 11 नवंबर को किसकी याद में मनाया जाता है? 11 नवंबर को। तो इसमें देखो 11 नवंबर को कौन सा दिवस है, किसकी याद में मनाया जाता है? तो इसका तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और 5 सितंबर हम मनाते हैं, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते 5 सितंबर को। और 14 नवंबर को हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में। इसके बाद और 2 अक्टूबर का जो होता है, 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं, गांधी जयंती। तो ये थे कुछ दिवस जिनकी तिथियां हैं। और 11 नवंबर को हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। एक तो शिक्षक दिवस अलग होता है और शिक्षा दिवस अलग होता है।
तो ये था 69 का क्वेश्चन का आंसर, बी वाला। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की याद में ये शिक्षक दिवस मनाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारे 61वां, शिक्षा के उद्देश्य से निर्धारित करना किसकी जिम्मेदारी होती है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, माता पिता, शिक्षक, छात्र, समाज। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनना है हमें। तो जो शिक्षा के उद्देश्य होते हैं वो किसकी जिम्मेदारी होती है? ए वाले में बी और सी, यानी कि शिक्षक या छात्र की जिम्मेदारी है क्या? बी ऑप्शन कहता है कि बी सी डी, यानी कि शिक्षक, छात्र और समाज, इन तीनों की जिम्मेदारी होती है क्या? या फिर केवल ए, माता पिता की, या फिर ए बी सी डी, इन चारों की जिम्मेदारी होती है? तो यदि शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उनको निर्धारित करने के लिए माता पिता भी चाहिए, शिक्षक, छात्र और समाज, इन चारों की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि इसमें हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और नहीं आ रहा है पसंद तो अनलाइक भी कर सकते हैं। आपकी जो भी पसंद हो वैसा कार्य कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 62 है, शिक्षण का तत्काल परिणाम संबंधित होता है, यानी कि तुरंत फलीभूत हो ऐसा परिणाम जो पढ़ाया हमने वो तत्काल रूप में दिखे हमें। तो ये क्या होता है? छात्र के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन होता है, या छात्र के व्यक्तित्व के विकास में होता है, या छात्रों का नैतिक विकास में दिखता है, या रोजगार की क्षमता में। तो हम चलते हैं कि इसका जो स्पष्ट और सही उत्तर क्या होगा कि तत्काल रूप में जो भी पढ़ाया है उसका परिणाम क्या दिखता है बच्चों में। रोजगार क्षमता ये थोड़ा देरी से आता है। छात्रों का जो नैतिक विकास है ये हैबिट के आधार पर आता है बच्चों में। अगर हम बार बार किसी चीज़ को रिपीट कराएंगे तो वो नैतिकता का विकास हो जाएगा। जैसे कोई स्कूल में अध्यापक अपने बच्चों को गुड मॉर्निंग सिखाता है रोज़ाना, तो उनकी आदत हो जाएगी, ये नैतिक विकास हो जाएगा। और जो वांछनीय परिवर्तन है ये धीरे धीरे आते हैं बच्चों में, ये धीरे धीरे आते हैं। तो इसका जो सही और आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि छात्रों के व्यक्तित्व का विकास। तो इससे तत्कालिक जो परिणाम होगा वो छात्रों के व्यक्तित्व विकास में होगा। तो 62वें में बी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 63, कक्षा में अनुशासन अनिवार्य है रूप से मदद करता है शिक्षक का अधिकार स्थापित करे। शिक्षक का अधिकार स्थापित करे, ये हो नहीं सकता शिक्षक का अधिकार स्थापित करना। बच्चों को समझाए कि अनुशासनहीनता दंडनीय है, तो ये दंड वगैरह तो हमें देना नहीं है। कक्षा की गतिविधियों को व्यवस्थित और सुव्यवस्थित बनाएं, समय सारणी का पालन करें। ऐसा जरूरी नहीं है कि समय सारणी का पालन किया जाए, कक्षा में अनुशासन की मदद करता है। तो ये वाला नहीं, इसमें सबसे सुस्पष्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला, कि कक्षा की जो गतिविधियों को व्यवस्थित किया जाए और उनको व्यवस्थित रूप से बनाया भी जाए, व्यवस्थित भी करें और व्यवस्थित रूप से बनाया भी जाए, तो कक्षा में अनुशासन ऑटोमेटिक स्थापित हो जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और लाइक शेयर जरूर करते रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से क्या प्रभावी शिक्षण के लिए वांछनीय नहीं है? मतलब ऐसा कौन सा कार्य है जो प्रभावी शिक्षण के लिए वांछनीय नहीं है? ऐसा कौन सा है? प्रश्न करना, ये बिल्कुल सही। प्रश्न करेंगे तो शिक्षण अधिक प्रभावशाली बनेगा। शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग, इससे भी बहुत अच्छा होता है। पाठ्य पुस्तकता का कठोरता से पालन करना, ये थोड़ा गड़बड़ है मामला इसमें, कठोरता वाला सिस्टम। छात्रों को बातचीत को प्रोत्साहन करना, छात्रों की बातचीत को प्रोत्साहन करना, ये भी सही है। तो इसमें जो हमारा वांछनीय कौन सा कार्य नहीं होगा कि पाठ्य पुस्तक का कठोरता से पालन करना, ये नहीं होगा, यानी कि इसमें प्रभावी शिक्षण के लिए ये कार्य नहीं किया जाएगा। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो गया सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर
65 सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता क्या है। यानी कि जो सीसीई की हमारी विशेषता क्या है। एकाधिक परीक्षण करना या मानदंड आधारित परीक्षण करना, सीखने के लिए मूल्यांकन करना या शैक्षिक व शैक्षणिक पहलुओं का आकलन करना। इन चारों में से कौन सी विशेषता सही है। नीचे दिए कोड के आधार पर हमें उत्तर देना है। ए, बी और डी। ए, बी और डी ये तीनों है क्या। बी और डी एकाधिक परीक्षण भी करना चाहिए और मानदंड आधारित परीक्षण भी करना चाहिए। ए, बी, सी तो हमें इन चारों तरह के ऑप्शन सही माने जाएंगे क्योंकि ये सारे कार्य करना चाहिए सीसी के अंतर्गत। एकाधिक परीक्षण भी करना चाहिए, मानदंड आधारित परीक्षण भी करना चाहिए, सीखने के लिए मूल्यांकन भी करना चाहिए और शैक्षिक व शैक्षणिक पहलुओं का आकलन भी करना चाहिए। तो इस 65 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, ए, बी, सी, डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर ले, जल्दी से जाएं और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 66 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्नों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी कि ऐसा कौन सा कथन है जो बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए सही माना गया। ये वस्तुनिष्ठ होते हैं, व्यक्तिपरक होते हैं या भटकाने वाले आवश्यकता के नहीं होते हैं। इनका कोई निश्चित उत्तर नहीं है। तो इसमें जो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा हमारा इसका, कि जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं वो वस्तुनिष्ठ होते हैं। किस प्रकार के होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं। तो इसमें सही कथन हमारा क्या होगा, ए वाला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षण के दौरान शिक्षक छात्र संचार का प्रमुख घटक क्या है। हास्य, शिक्षार्थी की समस्याएं, विषय सामग्री या प्रेरक कथन। यदि हम बच्चों से वाद विवाद करेंगे या कोई किसी प्रकार का प्रेरक प्रसंग सुनाएंगे तो इसी कौन सा घटक है जिससे कि हम संचार का प्रसार कर सकें। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रेरक कथन करना, जिससे कि बच्चों में संचार कर सके, हम उनसे बातचीत कर सकें, आपस में कम्युनिकेशन कर सकें। संचार यानी कम्युनिकेशन कर सके प्रेरक कथन के द्वारा। तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा 67 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 68 निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षक केंद्रित पद्धति है। यानी कि जो शिक्षक से निर्धारित होती है वो पद्धति कौन सी है। परियोजना, व्याख्यान, समूह कार्य या विचार मंथन। जो शिक्षक केंद्रित पद्धति है वो व्याख्यान है, लेक्चर पद्धति, व्याख्यान आ जाएगा इसमें। शिक्षक केंद्रित पद्धति कौन सी है, लेक्चर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 69वां क्वेश्चन, एक शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में वह है जो व्याख्यान देता है, अवधारणाओं और सिद्धांतों की व्याख्या करता है, छात्रों को मुद्रित नोटिस देता है या छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। जो सुविधा प्रदाता है, सुगम करता है या शुभम करता जो है वो कैसा है, किस प्रकार का है। व्याख्यान देने वाला है या अवधारणा और सिद्धांतों की व्याख्या करता है या छात्रों को मुद्रित नोट्स देता है या फिर छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। तो जो एक शिक्षक है वो क्या करता है, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है, यानी कि सुगम करता कहलाएगा एक शिक्षक जो प्रेरित करेगा उनको। तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और आपको ये क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 70वां, निम्नलिखित में से किसे प्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाएगा। यानी कि प्रेरित का मतलब अभिप्रेरणा का संकेत माना जाएगा। यदि छात्र प्रश्न पूछ रहे हैं, छात्रों की अधिकतम उपस्थिति है, कक्षा में सन्नाटा है या छात्र नोट्स ले रहे हैं। जो प्रेरित शिक्षण होगा उसमें बालक चुपचाप नहीं बैठे रहेंगे या अधिकतम उपस्थिति की जरूरत नहीं है। प्रेरित शिक्षण में छात्र प्रश्न करते रहेंगे तो इससे क्या है, शिक्षण में कोई बाधा नहीं आएगी
और इस अच्छा संचार देने वाला रहेगा। तो इसमें ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। छात्र प्रश्न पूछ रहे हैं यानी कि प्रेरित शिक्षण है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 71वां। कक्षा में शिक्षक संदेश को शब्दों और चित्रों के रूप में भेजता है तो विद्यार्थी क्या है। यानी कि शिक्षक जो संदेश देता है वो शब्दों या चित्रों के रूप में भेजता है तो विद्यार्थी उसको क्या करता है, एनकोडर करता है या डिकोडर करता है, शोर उन्मूलन करता है या प्रेषक है। जब शिक्षक छात्र को संदेश देता है शब्दों और चित्रों के रूप में तो विद्यार्थी उसे डिकोडर करते हैं। क्या करते हैं? डिकोडर। क्वेश्चन नंबर 72 है। CIET का अर्थ है CIET यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ जगह नहीं है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि इसका हिंदी अर्थ करें तो केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1984 में की गई थी, वो भी न्यू दिल्ली में है। तो ये थी इसके बारे में जानकारी। तो ये हमारा इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान। ये था हमारा 72वें क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक प्रभावी कक्षा वातावरण में कोई शिक्षण सहायता नहीं, जीवंत छात्र शिक्षक बातचीत, मौन या सख्त अनुशासन। प्रभावी जो कक्षा का जो वातावरण रहेगा उसमें क्या रहेगा? शिक्षण सहायता नहीं होगी, ये गलत है। मौन भी नहीं हो सकते, सख्त अनुशासन की भी आवश्यकता नहीं है। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा जीवंत छात्र शिक्षक बातचीत, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा इसका। क्वेश्चन नंबर 74वां देखिए। किस काल में भारत नालंदा और तक्षशिला के साथ उच्च शिक्षा का केंद्र बना गया? भारत में नालंदा और तक्षशिला के साथ उच्च शिक्षा का केंद्र बन गया। चोल काल में, गुप्त काल में, हड़प्पा सभ्यता काल में या मुगल काल में? जो ये नालंदा और तक्षशिला जो विश्वविद्यालय थे ये गुप्त काल के समय के थे जो उच्च शिक्षा के केंद्र माने गए हैं। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला गुप्त काल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 75वां। पाठ्यक्रम के समान पढ़ाई जाने वाली सामग्री, स्कूल के भीतर और बाहर समग्र शैक्षिक गतिविधियाँ या केवल शिक्षण या कोई अन्य गतिविधियाँ नहीं। जो पाठ्यक्रम होता है इसमें स्कूल के भीतर और बाहर समग्र शैक्षिक गतिविधियाँ शामिल होती हैं, यानी कि इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, स्कूल के भीतर और बाहर समग्र शैक्षणिक गतिविधियाँ। 75वां में सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा 76वां। स्वयं से पूर्णांक क्या है? स्वयं से पूर्णांक क्या है? युवा महत्वाकांक्षी दिमागों के लिए सक्रिय शिक्षण के वेब का अध्ययन, युवा महत्वाकांक्षी दिमागों के लिए अभ्यस्त सीखने के लिए वेब का अध्ययन, या युवा महत्वाकांक्षी दिमागों के लिए सक्रिय सीखने के तरीकों का अध्ययन, या युवा महत्वाकांक्षी दिमागों के लिए वास्तविक सीखने के जाल का अध्ययन। तो इसका जो हमारा जो स्वयं से पूर्णांक का मतलब है कि युवा महत्वाकांक्षी दिमागों के लिए सक्रिय शिक्षण के वेब अध्ययन,
सक्रिय शिक्षण के वेब अध्ययन ही इसका संबंध है, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा इसका, ए वाला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत शुरू किया गया था। स्कूलों को पर्याप्त संख्या में ब्लैक बोर्ड उपलब्ध कराना, जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था वो किस चीज़ से रिलेटेड था, इसके बारे में पूछा गया है हमसे। बी ऑप्शन है कि ब्लैक बोर्ड का उपयोग करने के लिए जागरूकता पैदा करना, स्कूलों को न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करें, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ब्लैक बोर्ड का प्रभावी ढंग से उपयोग। जो ब्लैक बोर्ड था, जो मिशन चलाया गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत, इसका मकसद था कि सभी स्कूलों को न्यूनतम आवश्यकता की सुविधाएं उपलब्ध कराना था। तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर जाएं और सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 78वां। शिक्षण की प्रभावशीलता को निम्न के आधार पर आंका जाना चाहिए। जो शिक्षण की जो प्रभावशीलता है वो किस आधार पर आंका जाना चाहिए? पाठ्यक्रम कवरेज के आधार पर, शिक्षण के उद्देश्यों के आधार पर, या छात्रों के सीखने के परिणाम के आधार पर, या कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री के आधार पर। जो शिक्षण की जो प्रभावशीलता है उसको किस प्रकार आंका जाना चाहिए? इन चारों में से हमारा जो स्पष्ट आंसर हो जाएगा कि छात्रों के जो सीखने के जो परिणाम है उसके आधार पर ही शिक्षण की प्रभावशीलता को आंका जा सकता है। तो ये था 78वें क्वेश्चन का आंसर। लास्ट हमारे 2 क्वेश्चन इसके बाद में बचे हैं, इसलिए जाएं जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर कर दीजिए। आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाएगा यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो। हेलो दोस्तों, आज की जो क्लास है इसके हमें 2 क्वेश्चन इसके शेष बचे हैं। पूछा गया है कि अच्छे शिक्षण में शामिल नहीं है, अच्छे शिक्षण में कौन सी चीज़ शामिल नहीं है? मार्गदर्शन, प्रेरक, समझाना, या रटकर सीखने को प्रोत्साहित करना। तो आपको इसका आंसर ऑटोमेटिक मिल गया होगा। ये तीनों हो नहीं सकते, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, रटना इसमें नहीं है, अच्छे शिक्षण में शामिल नहीं किया गया है रटना। तो इसका हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की क्लास का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि परियोजना विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? खेल खेल में सीखना, करके सीखना, शिक्षक से सीखना, या किताबों से सीखना। परियोजना विधि का जो सिद्धांत है वो किस पे आधारित है आपको बताना है। इसका जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित ही ये परियोजना विधि का सिद्धांत। तो ये थी हमारी आज की क्लास। कैसी लगी आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और नहीं लगी तब भी आप अनलाइक कर सकते हैं। और आप चैनल को ज़रूर जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। थैंक यू फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद मित्रों, वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वाचिंग, और इस सीरीज के साथ जुड़े रहिए मित्रों। जब तक एक दूसरे की मदद करते रहेंगे तब तक कोई भी नहीं गिरेगा, चाहे व्यापार हो, परिवार हो, या फिर समाज। ये था आज का अपना मोटिवेशन कोड। थैंक यू फॉर वाचिंग।